हेलो, आई एम ऑडिबल? ओके। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स के सेकंड लेक्चर का। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पे बात की थी कि इस चैप्टर में माइक्रोब्स क्या होते हैं वो हमने देखा था, और माइक्रोब्स के बारे में हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि कल हमने क्या बात की थी। कल हमने बात की थी कि बायोलॉजिकल सिस्टम की जो हम बात करते हैं, उस बायोलॉजिकल सिस्टम में हम मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स की बात करते हैं, और जो तीसरी चीज बचती है माइक्रोब्स। कई बार हम इनको टैक्सोनॉमी में या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है वहां पे हम डिस्कस नहीं करते। अच्छा, वॉइस अब क्लियर है? चलिए, तो माइक्रोब्स होते क्या है? माइक्रोब्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोब्स की कैटेगरी में रखेंगे। फिर हमने बात की थी कि क्लासिकल टेक्सोनॉमी को छोड़ के हमें यहाँ पे साइज के बेसिस पे बात करनी है। जैसे माइक्रोब्स की बात करेंगे तो जो हम टेक्सोनॉमी से या विटेकर ने जिनको इंक्लूड नहीं किया था उनको भी हम माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। जैसे वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स की बात की थी। इसमें हमने देखा था कि वायरसेस क्या होते हैं, जो जिनके पास प्रोटीन का कोड भी होगा और न्यूक्लिक एसिड भी होगा। न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए हो सकता है या फिर आपको आरएनए देखने को मिल सकता है। ऐसे ही वायरोइड्स की बात करेंगे जो इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लो मोलिकुलर वेट आरएनए आपको देखने को मिलेगा। और प्रियॉन्स की बात करेंगे जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती है। फिर सेलुलर में हमने देखा था कि सेलुलर में प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हो सकती है। एक एग्जांपल हमने देखा था बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ जो माइक्रोब्स है वो बैक्टीरिया की ही हम बात करते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्ट या फंजाई भी हो सकते हैं। हैबिटाट्स की बात की तो माइक्रोब्स आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। इनको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन है, सब जगह आपको माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे। कुछ एक्सट्रीम कंडीशन जहां और कोई लाइफ फॉर्म नहीं मिल सकती वहां पे भी आपको माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात की थी माइक्रोब्स को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? कल्चर प्लेट पे ग्रो करवाते हैं, जिसमें माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स या फिर जो भी उसको चाहिए फूड के लिए, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होता है। फिर हमने बात की थी कि माइक्रोब वाली ये जो ओवरऑल यूनिट है इसमें दो एस्पेक्ट्स है। एक बेनिफिशियल माइक्रोब्स की बात करेंगे, एक हम हार्मफुल माइक्रोब्स की बात करेंगे। तो हार्मफुल वाला जितना भी डिजीज वाला पार्ट है सब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में कवर करेंगे। इस चैप्टर में हमारा फोकस माइक्रोब्स से होने वाले बेनिफिट्स पे रहेगा, जो हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बात करेंगे। फिर हमने देखा था कि ओवरऑल 6 एस्पेक्ट में हमने चैप्टर को डिवाइड किया था। उसमें से फर्स्ट जो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स को आप घरों में कैसे कैसे काम में ले सकते हैं, क्या क्या उनके एडवांटेज है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। देखिए, इस बार का अगर हम नीट का पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वहां पे काम आ रहे हैं। तो हमें पता है, जैसे अगर हम माइक्रोब्स की सिंपली बात करें तो कर्ड के लिए हम एलएबी ग्रुप की बात करते हैं, एलएबी इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ब्रेड के लिए हम ईस्ट की बात करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ऐसे इडली डोसा के लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया पर एनसीईआरटी बैक्टीरिया की बात करती है, दैट इज ल्यूकोनोस्टॉक वगैरह को हम याद रख सकते हैं। चाहे तो टोडी के लिए भी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिए गए हैं, पर ईस्ट की बात करते हैं। और चीज के लिए हम प्रोपियोनिबैक्टीरियम की बात करते हैं। इसके अलावा पेनिसिलियम रॉकफोर्टी की बात करेंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि माइक्रोब्स जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे काम आते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कर्ड। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या होगा? कर्ड कैसे बनाते हैं। तो कर्ड के लिए सबसे पहले हमें जो भी प्रोडक्ट देखना है उसमें ये देखना है कि माइक्रोब्स कौन से इन्वॉल्व है। तो यहां पे हम माइक्रोब्स की बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस।
लैक्टो मतलब बेसिकली हम मिल्क में लैक्टोज की बात करेंगे, लैक्टोज शुगर की बात करेंगे, उसी के बेसिस पे नाम दिया गया है लैक्टोबैसिलस, रोड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, जिसको आज के टाइम में मॉडिफाई करके नाम इसका क्या दे दिया गया है, लैक्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस को आज हम किस नाम से बोलते हैं, लैक्टोकोकस लैक्टिस। इसमें से हमें मेनली एक नाम जो एनसीईआरटी मेंशन करती है दैट इज लैक्टोबैसिलस पे फोकस करना है। बट यहां दो नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक पहले, ये बहुत पहले एग्जाम्पल में पूछा गया है, प्लस हमें ये आइडिया रखना है कि एलएबी का मतलब क्या होता है। एलएबी जब बोला गया है तो ये कोई सिंगल बैक्टीरिया या फिर सिंगल सिर्फ लैक्टोबैसिलस के लिए बात नहीं की गई है। कई बार बच्चे इसका एलएबी का मतलब सिर्फ लैक्टोबैसिलस ले लेते हैं। एलएबी एक पूरा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। इन दो के अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया एलएबी ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। एलएबी का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, एलएबी या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसका एक एग्जांपल जो हमें बहुत फोकस के साथ याद रखना है, लैक्टोबैसिलस। तो एलएबी क्या है, एक पूरा ग्रुप है जिसमें ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। उसका एक एग्जांपल जो हमारे यहां पे मेंशन किया गया है दैट इज लैक्टोबैसिलस। एक और एग्जांपल अगर आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, जिसके नाम को आजकल मॉडिफाई करके लैक्टोकोकस लैक्टिस कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पास मिल्क से कर्ड बनाना है तो प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की फॉर्म में क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा मिल्क। अब कर्ड बनाना हमने देखा है, सीखा है, हमें आता है। तो कर्ड के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिल्क को एक सूटेबल टेम्परेचर तक हीट किया, जैसे जो हमारे कॉमन हाउस होल्ड में प्रैक्टिस होती है, हम क्या करते हैं, मिल्क को थोड़ा सा हीट करते हैं। क्योंकि अगर वो पाश्चराइज मिल्क नहीं है तो हीट करने का ऑब्जेक्टिव यहां पे ये होता है कि हम तो बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। हीट करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मिल्क में जो पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है आप उनको किल कर दें, या फिर उसके बाद हम उसको एक सूटेबल टेम्परेचर तक, बिल्कुल गर्म नहीं, थोड़ा सा उसको ठंडा करते हैं, टेम्परेचर को लोअर साइड पे लेके जाते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर वहां एलएबी आप रखोगे तो वो ग्रो करना चाहिए। एलएबी के लिए सूटेबल टेम्परेचर रेंज आपको प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या करते हैं, मिल्क को सूटेबल टेम्परेचर पे लेके आते हैं। क्या करेंगे, हम मिल्क को सूटेबल टेम्परेचर पे लेके आएंगे। मिल्क को सूटेबल टेम्परेचर पे कैसे लेके आएंगे, पहले गर्म किया जाता है। अगर गर्म करना हर बार जरूरी नहीं है, हमने पहले बात की है, बट बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा आप गर्म कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पहले से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करो। अदरवाइज आप ल्यूकवार्म मिल्क की बात कर रहे हो, उसको सूटेबल टेम्परेचर पे लेके। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इनोकुलम, या फिर जिसके लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे, स्टार्टर। मतलब पहले से जो हमारे पास कर्ड अवेलेबल है उसका थोड़ी सी क्वांटिटी यहां पे ऐड की जाती है। उस थोड़ी सी क्वांटिटी को हम क्या टर्म यूज करेंगे उसके लिए, इनोकुलम या स्टार्टर। उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इनोकुलम या स्टार्टर जो है हमने यहां पे ऐड कर दिया है। इस इनोकुलम या स्टार्टर में होता क्या है, बहुत सारे आपके एलएबी बैक्टीरिया होते हैं, मिलियंस ऑफ एलएबी होंगे। ये जो बैक्टीरिया बात कर रहे हैं हम, एग्जांपल जैसे लैक्टोबैसिलस वगैरह की, तो इस मिल्क में, इस जो कर्ड में हम बात करेंगे, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे एलएबी पहले से प्रेजेंट होंगे। जब आपने ऐड किया है ये इनोकुलम, तो सूटेबल टेम्परेचर इसीलिए रखा है ताकि ये एलएबी बैक्टीरिया यहां पे सरवाइव कर सके। बहुत ज्यादा होगा तो इनकी प्रोटीन्स वगैरह डिनेचर कर जाएगी, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत गरम गरम मिल्क होगा। बहुत ठंडा होगा तो इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी, इसलिए आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मिल्क को अब एलएबी यहां पे जब आ गए हैं तो एलएबी यहां क्या करेंगे, इस मिल्क में
ग्रो करेंगे और क्या करेंगे, LAB यहां ग्रोथ शो करेंगे। और उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से LAB का फुल फॉर्म लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो इन ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, अब यहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। लैक्टिक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है तो हमारे पास जो मिल्क है, हमारे पास जो मिल्क था जो हमने पहले लिया था, अब इस मिल्क के अंदर प्रोटीन्स होती है, मिल्क प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं। कौन सी प्रोटीन की बात करेंगे हम, मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। इस प्रोटीन का ये जो लैक्टिक एसिड बना है, इसकी वजह से इस प्रोटीन का क्या होता है, डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर हमें जो बात याद रखनी है, या फिर जो एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डाइजेशन की ही बात करते हैं। तो यहां हम क्या बोलेंगे, मिल्क प्रोटीन का क्या होगा, पार्शियल, मिल्क प्रोटीन इज पार्शियली डाइजेस्टेड। जब मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन यहां पे हुआ, पार्शियली डाइजेस्टेड हो गई है मिल्क प्रोटीन, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोट देखने को मिलेगा, कॉगुलेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, मिल्क का कॉगुलेशन हो गया है, जो हमारा मिल्क था वो कॉगुलेशन हो गया है। इसी मिल्क कॉगुलेशन को हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास क्या मिल गया है, कर्ड हमें मिल चुका है। तो ये हमने बात की है कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड, जो ही मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, मिल्क प्रोटीन जो है कोगुलेट कर गई है और अब आपका कर्ड तैयार है। इसमें कुछ टाइम लगता है, 7 से 8 घंटे के आसपास, या अलग अलग जो आपने टेम्परेचर कंडीशन। अब यहाँ पे 2-3 चीजें जो होती है वो इस प्रोसेस पे, या फिर अगर मैं ये कहूं कि आपने जो कर्ड बनाया है उसकी फाइनल क्वालिटी को अफेक्ट करती है। पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां पे 2 तरीके से काम आता है। पहला फंक्शन तो ये है कि अगर आप उसको सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करोगे, मतलब अगर आपने उसको हीट नहीं, जो कॉमन हाउस होल्ड प्रैक्टिस हमारी है कि हम उसको इतना हीट इसलिए करते हैं ताकि जो पहले से वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो किल हो जाए। दूसरा, अगर सुटेबल टेम्परेचर दोगे तो ही ये LAB ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज वो LAB ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इनको ग्रोथ के लिए आपको सुटेबल टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, वो हम अलग अलग वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग टेम्परेचर पे बात करते हैं। दूसरा, इनोकुलम की क्वालिटी, या फिर जो आप कर्ड शुरू में यूज ले रहे हो, स्टार्टर जो यूज ले रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये भी बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है। जैसे इनोकुलम या स्टार्टर की अगर हम बात करें, ये सही है, इसमें मतलब LAB का अमाउंट ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट है, तो होगा आपका जो LAB ग्रोथ अच्छी होगी, लैक्टिक एसिड बढ़िया बनेगा, तो आपका मिल्क का कोगुलेशन भी अच्छी तरीके से होगा। पर बाय चांस अगर इसमें LAB का अमाउंट बहुत पुअर है तो आपको फिर ड्यूरेशन को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तभी LAB उसमें ग्रो कर पाएंगे। अगर इसमें LAB का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जो LAB है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा लैक्टिक एसिड बनने का तो एसिड की वजह से फिर आपको जो आपका कर्ड है उसमें सोरनेस या फिर खट्टापन आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो कई बार जो हम क्वालिटी की बात करते हैं वो डिपेंड करती है कि आपका इनोकुलम या स्टार्टर कैसा है, उसमें LAB का अमाउंट कैसा है। ठीक है, ये तो हमने बात की फर्स्ट प्रोसेस की। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है, कि हमने मिल्क से कर्ड बनाया तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, जहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहला बेनिफिट होता है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है, इंप्रूव करती है। तो इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी की हम यहां पे बात करेंगे। इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी की बात करेंगे। पर्टिकुलरली किस चीज की बात करेंगे, हम बात करेंगे विटामिन B12 का अमाउंट बढ़ता है।
कौन से विटामिन की बात करेंगे? विटामिन B12 का अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है किसमें? कर्ड में। अब विटामिन B12 क्या करेगा? हमने पढ़ा है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनको काम करने के लिए कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। एक उसमें हम लूजली की बात करेंगे तो कोएंजाइम्स की बात करते हैं, और कोएंजाइम्स आपने पढ़ा होगा कि मोस्टली कोएंजाइम्स क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। तो B12 जो है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे में जो एंजाइम्स चाहिए उनके लिए एज ए कोफैक्टर कोएंजाइम काम करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कई बार हमें बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे अफेक्टेड होते हैं। तो उसकी वजह से अगर आप अपनी डाइट में कर्ड को यूज करोगे तो बेटर रहेगा। दूसरा काम ये क्या करता है? चेक डिजीज कॉजिंग एजेंट्स या पैथ ऑर्गेनिजम्स जिनको जो हमें डिजीज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं पैथोजेंस इन आवर स्टोमक। हमारे स्टोमक में जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको चेक करता है। अब क्या मतलब हुआ चेक करने का? चेक करने का मतलब अगर हम देखें तो होता क्या है कि हमारे वहां पे स्टोमक में अगर कोई इंफेक्शन हुआ है तो कोई बैड बैक्टीरिया की जो हम बात करते हैं वो क्या करेंगे? वहां पे इंफेक्शन कॉज करेंगे, तो वहां से न्यूट्रिएंट वगैरह ले रहे। हमें कई बार एडवाइस किया जाता है कि अगर आपके जीआईटी में या फिर स्टोमक में इंफेक्शन है तो कर्ड कंज्यूम करो। कर्ड में जो एलएबी होते हैं दे आर नोन एज गुड बैक्टीरिया बेसिकली। तो ये क्या करेंगे? जो आपके बैड बैक्टीरिया है उनके साथ कंपटीशन करेंगे स्पेस के लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो इस वजह से क्या होगा कि कुछ बैड बैक्टीरिया का नंबर कम हो जाता है। इसीलिए कई बार आपको एडवाइस किया जाता है कि स्टोमक इन्फेक्शन है तो आप कर्ड यूज कीजिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया बेसिकली ये, और हम जो बैड बैक्टीरिया जो पैथोजेंस है उनके साथ कंपीट करेंगे रिसोर्सेज के लिए। तो इसकी वजह से कुछ बैड बैक्टीरिया का नंबर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट कर जाता है। तो ये हमने बात की है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। फर्स्ट प्रोडक्ट हमने देखा है। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा हमने बात की है? कर्ड की। कर्ड में क्या क्या याद रखना है कि जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करेंगे। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में ये याद रखना है कि ये बैक्टीरिया का एक पूरा ग्रुप है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। उसका एक कॉमन एग्जांपल हम कई बार बात करते हैं लैक्टोबैसिलस। प्रोसेस की बात करें तो मिल्क लेंगे, उसको सुटेबल टेम्परेचर पे पहुंचाएंगे, सुटेबल टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे। क्यों करेंगे उसका लॉजिक हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम उसमें क्या करते हैं? थोड़ा सा इनोकुलम या स्टार्टर ऐड कर देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इनोकुलम या स्टार्टर ऐड करते हैं। उस इनोकुलम या स्टार्टर जो है थोड़ा सा दही जो हम ऐड कर रहे हैं उसमें मिलियंस ऑफ LAB होते हैं। उसमें बहुत सारे LAB आपको देखने को मिलेंगे। और जब वो LAB को आप सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, मिल्क प्रोवाइड कर रहे हो, तो मिल्क प्रोवाइड करने का मतलब है फूड प्रोवाइड कर रहे हो उन LAB को, और सुटेबल टेम्परेचर, तो वो LAB क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, और ग्रो करके क्या करेंगे? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। जो ही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जब वहां पे आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो लैक्टिक एसिड क्या करेगा? मिल्क में जो प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन केसीन, उसका कर देगा पार्शियल डाइजेशन। उसका क्या करेगा? पार्शियल डाइजेशन, और उसको कोगुलेट कर देगा। उसको हम बोलेंगे कर्ड। एडवांटेजेस की बात करेंगे तो विटामिन B12 की क्वांटिटी जो होती है बढ़ जाती है, तो हम ये बोलते हैं कि ओवरऑल न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज कर गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि डिजीज कॉजिंग पैथोजन को चेक करता है, उनके साथ बेसिकली कंपीट करता है। तो यहां से क्वेश्चंस की बात करें, 2 से 3 बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका विटामिन B12 वाला ही पूछा गया है। एक बार सिंपली लैक्टोबैसिलस के बारे में भी पूछ लिया गया है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसकी बात की जाती है? कौन सा विटामिन। तो एक चीज हमने कल भी डिस्कस किया था कि जहां जहां आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं थ्रू आउट द सिलेबस, मैं आपको वो मार्क करवाता चलूंगा, तब ताकि जब आप रिवीजन करें तो उस चीज को थोड़ा सा फोकस करें। तो कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में एक गलती जो हमसे होती है वो कहां होती है?
हम यहां गलती करते हैं कि मिल्क प्रोटीन की बात कर रहा है। पहली चीज तो जो चार ऑप्शंस बनते हैं कि मिल्क प्रोटीन की बात कर रहा है, फैट की बात कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, क्योंकि मिल्क शुगर की भी हम बहुत बार बात करते हैं। लैक्टोज वगैरह के लिए कई बार हम डिस्कशन में लेते हैं लैक्टोज। आप बायोमोलिक्यूल्स में इसको डिस्कस करते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस में डिस्कस करते हो, तो लैक्टोज की भी हम कई बार बात करेंगे थ्रू आउट द सिलेबस, तो कई बार बैक ऑफ द माइंड वो चीज रहती है। दूसरी चीज पार्शियल डाइजेशन की बात की है, यहां दोनों चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि क्या बात की जा रही है। मिल्क प्रोटीन की बात की जा रही है और पार्शियल डाइजेशन की बात की जा रही है, ना कि कंप्लीट डाइजेशन की। तो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट बनते हैं कि जो लैक्टिक एसिड बनता है वो पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क कार्बोहाइड्रेट को, मिल्क शुगर को, मिल्क फैट को, बट हमें क्या ध्यान रखना है, मिल्क प्रोटीन, और उसका भी फुली डाइजेशन या पार्शियल डाइजेशन। तो हमेशा क्या याद रखना है, मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन, ये आप मार्क कर लीजिएगा। इसके अलावा और अगर हम देखें यहां से ट्रिकी चीज या फिर जो चीज एग्जाम में चेंज की जा सकती है, वो डिजीज कॉजिंग विटामिन बी 12 सबको याद रहता है, जिसने पढ़ा है उसको विटामिन बी 12 याद रहेगा। चेक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन आवर स्टमक की बात कर रहा है कि स्टमक के लिए बेसिकली कई बार आपको पूरा जीआईटी कुछ ऑप्शंस में मिल सकता है, बट अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो हम किस ऑर्गन की बात करेंगे, स्टमक की बात करेंगे, ना कि बाकी पार्ट्स की। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में, हमने बात कर ली है कर्ड की। आगे बढ़ते हैं, अब हम सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे ब्रेड की। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो किसकी बात करेंगे, हम ब्रेड की। अब ब्रेड के लिए हमें याद रखना है कि जब हम ब्रेड बना रहे हैं तो फर्मेंटेशन हो रहा है। जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो कौन सा है, फर्मेंटेशन है। और फर्मेंटेशन के लिए यहां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है यीस्ट। तो यहां हमें क्या याद रखना है, फर्मेंटेशन बाय यीस्ट। एक चीज और, यीस्ट एक कॉमन ग्रुप है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी उसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। उसके अलावा भी हम यीस्ट की बात करते हैं, इसी चैप्टर में हमने एक और यीस्ट की बात की है। तो यीस्ट एक ग्रुप है यूनिसेलुलर फंजाई का। वहां हमें यह देखना है कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब 11th में बात करते हैं या फिर आपने पढ़ा होगा तो यीस्ट का मतलब हम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ही लेके चलते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। पर यीस्ट का मतलब क्या होता है, यीस्ट एक ग्रुप है जिसमें यूनिसेलुलर फंजाई आती है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, जैसे हम बोलते हैं, जैसे कई बार हम बैक्टीरिया के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम इकोलाई के लिए बात करते हैं, तो वैसे ही यीस्ट के लिए हम किसकी बात करेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी की बात करेंगे। तो कौन से यीस्ट की बात करेंगे हम यहां, यीस्ट जो होगा हमारा दैट इज सैकेरोमाइसिस सेरेविस। जो यीस्ट यूज किया जाएगा वो कौन सा होगा, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी की हम बात करेंगे। क्लियर। अब ये जो यीस्ट है वो ब्रेड बनाने में काम आ रहा है, बेकिंग इंडस्ट्री में काम आ रहा है, इसीलिए इस यीस्ट का एक निकनेम हमने दे दिया है, दैट इज बेकर्स यीस्ट। इस यीस्ट को क्या नाम दिया हमने, बेकर्स यीस्ट। आगे हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे कि कब हमें इसको ब्रेकर्स यीस्ट बोलना चाहिए, कब हमें इसे ब्रूअर यीस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि अल्कोहलिक ड्रिंक्स के प्रोडक्शन में भी यही यीस्ट यूज किया जाता है। क्लियर। बट वो हम जब अल्कोहल की बात करेंगे, फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करेंगे, तब हम इसको डिस्कस करेंगे दोनों पॉइंट्स को। अभी हम बात कर रहे हैं ब्रेड के लिए ये क्या होता है, फर्मेंटेशन बाय यीस्ट होगा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, बेकर्स यीस्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमें क्या याद रखना है कि जब आप ब्रेड को देखोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। जब आप ब्रेड की बात करते हैं तो जब आप ब्रेड को देखोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, पफी अपीयरेंस दिखाई देगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। वो किसकी वजह से होता है, तो फर्मेंटेशन की वजह से वहां पे गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। तो पफी अपीयरेंस या पफ्ड अप अपीयरेंस की अगर हम बात करें
उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है CO2 प्रोडक्शन। कि CO2 प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, आपको वहां पे पफी अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो यहां से जो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्रेड से रिलेटेड, वो पहला चीज तो पूछा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो फर्स्ट चीज जो हमें याद रखनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, आपका यीस्ट है। कौन सा यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी की बात कर रहे हैं। जो यीस्ट होगा वो कौन सा होगा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी होगा। इसी यीस्ट को हमने क्या नाम दिया है, बेकर्स यीस्ट, क्योंकि ये बेकरी इंडस्ट्री में काम आ रहा है। बट जब हम ब्रेड वगैरह को देखेंगे तो वहां आप देखोगे वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, बीच में पोर्स होते हैं, पफी अपीयरेंस होती है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि वो जब फर्मेंटेशन यीस्ट करेगा तो CO2 गैस होगी, वो बबल्स की फॉर्म में जब बाहर निकलेगी तो उस चीजों को पोरस बना देगी, पफी अपीयरेंस वहां पे क्रिएट कर देगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड। हमने कर्ड देख लिया है, ब्रेड की बात कर ली है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है हमारा इडली और डोसा। सारी खाने की चीजों की हम आज बात करने वाले हैं। इडली और डोसा की बात करें तो हम हाउस होल्ड में जब हमें इडली डोसा बनाना होता है तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें पफी अपीयरेंस यहां पे भी चाहिए। तो पफी अपीयरेंस के लिए हम यहाँ पे फर्मेंटेशन की हम बात करते हैं। तो देखिए कई बार हम अपीयरेंस मैच करने के लिए कुछ और सोडा वगैरह या फिर आप इनो वगैरह यूज कर लेते, तो वो जो है वो अपीयरेंस तो दे देगा पर उसकी वजह से एक्चुअल जो टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। तो अब एक्चुअल में हम बात करेंगे यहां पे फर्मेंटेशन की। तो यहां पे फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया से। यहां हम किसकी बात करेंगे, फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। यहां फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो फर्मेंटेशन किससे होगा, यहां पे बैक्टीरिया से आपको फर्मेंटेशन यहां पे होता हुआ दिखाई देगा। ल्यूकोनोस्टैक वगैरह की मेनली बात करते हैं। ईस्ट से हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि ईस्ट से नहीं होगा, बट एनसीईआरटी उस चीज को डिस्कस नहीं करती है। एनसीईआरटी में सिर्फ बैक्टीरिया लिखा है तो हमें भी बैक्टीरिया ही मान के चलना है। दूसरी चीज, बैक्टीरिया का नाम मेंशन नहीं है तो याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ल्यूकोनोस्टैक वगैरह की हम बात करते हैं, बट हमें फोकस किस पे करना है कि इन दोनों में जब हम बात करते हैं कंपैरिजन में, तो यहां किसकी बात की गई है, यीस्ट की बात की गई है, जबकि यहां हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। ये चीज आपको थोड़ा सा फोकस करके रखनी है। कई बार ये गलती हमसे हो जाती है कि हम यहां पे भी यीस्ट कर देते हैं। यीस्ट होता है, कर किया जा सकता है यीस्ट से, बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इडली डोसा में भी आपको पफ्ड अपीयरेंस देखने को मिलेगी। और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है, CO2 प्रोडक्शन की वजह से ही आपको ये दोनों में सेम ही बात करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैकेनिज्म सेम ही होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अंतर है, बाकी कोई खास अंतर आपको दिखाई नहीं दे रहा। पर फोकस क्या करना है, यहाँ पे हमने बैक्टीरिया की बात की है, जबकि मैं यहाँ जब बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ईस्ट की बात कर रहा हूं। तो ये हमने बात की कर्ड की, ब्रेड की, इडली डोसा की। अब हम बात करेंगे टोडी की, कि टोडी क्या होता है। तो अगर हम देखें नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज टोडी। टोडी के लिए हमें ये याद रखना है कि टोडी क्या है, एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है। साउथ इंडिया के कुछ पार्ट में इसको यूज किया जाता है। टोडी कहां बनाई जाती है, साउथ इंडिया की कुछ पार्ट में, क्योंकि बेसिकली ये पाम ट्री से बनती है और वो आपको साउथ इंडिया में ज्यादा दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे आपको दिखाई देगा। तो यहां पे क्या होगा, जो पाम सैप है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है।
अब आपने पाम की ट्रीज देखे होंगे, लंबे लंबे, काफी लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। तो करते क्या है, एक मटकी जैसा कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं, मटकी या घड़े जैसा, और पाम के ट्री पे ऊपर जाएंगे, वहां कट लगाएंगे और इस मटकी को वहां बांध देंगे। तो धीरे धीरे वहां से जो सैप है वो धीरे धीरे उस मटकी में कलेक्ट होता जाएगा। और नेचुरली एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट है। यीस्ट की बात करते हैं, मेनली यहाँ पे यीस्ट इन्वॉल्व होता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है, पर मेनली हम यीस्ट की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, पाम ट्रीज होते हैं, वहां पे ऊपर की तरफ कट लगाएंगे, नीचे की तरफ मटकी रख देंगे ताकि वो सैप इकट्ठा होकर उस मटकी में फिल होता रहे। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब सैप इसमें इकट्ठा होगा तो उस सैप में शुगर है, सैप में शुगर है, और धीरे धीरे वो शुगर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली यीस्ट वगैरह जब ग्रो करेगा तो उसको फर्मेंट करेगा और वहां से उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो एक चीज याद रखना है हमें, टोडी जो है वो अल्कोहलिक ड्रिंक है, टोडी में अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ये क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक है। अब अल्कोहल के कंसंट्रेशन या परसेंटेज पे हम ज्यादा बात नहीं करें, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का पाम आपने यूज किया है, डेट पाम है, कोकोनट वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग अल्कोहल का परसेंटेज वेरी करता है। कुछ में ये 3-4% के आसपास भी हो सकता है, कुछ में ये 6-7 तक भी जा सकता है। तो अल्कोहल परसेंटेज भले ही वेरी कर सकता है, और अल्कोहल परसेंटेज हमें याद करने की कहीं पे जरूरत है भी नहीं। हमें बस ये याद रखना है कि टोडी एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, जो कैसे कहां बनती है, साउथ इंडिया में बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है वो प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया है। कौन सा ट्री यूज करेंगे, तो पाम सैप से, फर्मेंटेशन से ये बनती है। पाम की कौन सा आप वैरायटी यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अल्कोहल कंसंट्रेशन कितना आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमने बात की है ये ब्रेड की, इडली डोसा की और टोडी की। टोडी में जो हमें ध्यान रखना है, जो स्टेटमेंट फॉर्म के लिए, वो क्या याद रखना है, साउथ इंडिया की बात की गई है। कई बार वो स्टेटमेंट में इसको चेंज करके नॉर्थ या इस तरह कुछ सिली सा स्टेटमेंट बना देते, वहां से वो हम सिली मिस्टेक जो हम बात कर रहे हैं वो कई बार हमसे हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और हम बात करेंगे चीज की। चीज की अगर हम बात करें तो चीज में हमें याद रखना है कि आपने ऑफ कोर्स अलग अलग तरह की चीज खाई होगी। अब अगर चीज को देखें तो जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें सब में आपको कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। आइदर वो टेक्सचर में डिफरेंस हो, उसके फ्लेवर में डिफरेंस हो, या फिर टेस्ट में डिफरेंस हो। ये जो भी आप कंज्यूम करते हो सब में अलग अलग होता है। टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर का मतलब बेसिकली जब आप उसको खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपको कैसा माउथ में फील दे रहा है। क्या वो आपको सॉलिड जैसा, या फिर रफ सी अपीयरेंस लग रही है, या फिर माउथ में मेल्ट कर रहा है, सॉफ्ट लग रहा है। तो हार्ड चीज, सॉफ्ट चीज वगैरह की जो हम बात करते हैं, जो कैटेगराइजेशन करते हैं, वो उसके टेक्सचर के बेसिस पे किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट का मतलब बेसिकली जो हम 5 बेसिक टेस्ट की बात करते हैं उन सबको समझने की कोशिश करें। जैसे सॉर है, बिटर है, सॉल्टी है, ठीक है। और नया जो 5th टेस्ट, उमामी टेस्ट की बात करते हैं, तो कौन सा टेस्ट आपको फील हो रहा है उसकी बात करें। फ्लेवर में हम जनरली टेस्ट के साथ साथ उसका अरोमा या एसेंस कैसी है, अरोमा कैसा है, स्मेल कैसी है, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो भी आप अलग अलग चीज की बात करोगे तो सबके टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट अलग अलग होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो चीज का टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट है वो डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि आप कौन सा माइक्रोब्स वहां यूज कर रहे हो, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी चीज का टेस्ट, फ्लेवर या टेस्ट कैसा होगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे सिलेबस में ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर 2 चीज के बारे में बात की गई है। हमें 2 चीज के ऊपर डिस्कस करना है जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। फर्स्ट जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा आपके स्विस चीज के बारे में।
स्विस चीज आई गेस आप लोगों ने जो अर्ली क्लासेस में चीज का डायग्राम के लिए बात करते हैं, या फिर आपने टॉम एंड जेरी में जो चीज देखा है, बेसिकली वो स्विस चीज की बात कर रहे हैं। तो हम कौन सी चीज की बात करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका स्विस चीज। सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे? यहाँ पे स्विस चीज के ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जो कैटेगरी है वो हम बात करेंगे रॉकफोर्ट चीज के बारे में। आपने बाकी चीज जैसे मोज़रेला की बात करें या फिर चेडर चीज की बात करें, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उनको हम अनफॉर्चुनेटली यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो हमारे सिलेबस में है उन्हीं चीज पे बात करेंगे। दो चीज कौन कौन सी है? स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज के बारे में बात करेंगे। स्विस चीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहां देखना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। यहां पे हम बात करेंगे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा? यहां बैक्टीरिया की बात करेंगे, फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। यहां हम किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया की बात करेंगे। अब बैक्टीरिया का नाम हमें याद रखना है। बैक्टीरिया होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, बैक्टीरियम शर्मानी। वैसे तो शर्मानी है बट एनसीईआरटी में स्पेल गलत है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी की बात करेंगे। ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियम आ रहा तो आपको उसका आइडिया रहेगा। यहां से एक और कॉमन क्वेश्चन बनता है कि कई बार ये पूछ ले देते हैं कि इस चीज को अगर आपने देखा हो और कार्टून ढंग से, टॉम एंड जेरी ढंग से देखा हो, तो आपको पता होगा यहाँ पे जो चीज बताते हैं उसमें बड़े बड़े छेद दिखाते हैं, लार्ज होल्स दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो लार्ज होल्स है उसका रीजन होता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन। यहां पे CO2, ये जो बैक्टीरिया है वो काफी हायर अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े पोर्स या छेद आपको यहां पे होल्स दिखाई देंगे। तो किसकी वजह से होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन की वजह से आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा? बड़े बड़े होल्स या छेद यहां पे दिखाई देंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि गैस ज्यादा बनेगी तो वहां से ज्यादा निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉकफोर्ट चीज की। तो यहां से दो चीजें याद रखनी है कि स्विस चीज में क्या क्या याद रखना है? फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और दूसरा हम बात करेंगे लार्ज होल्स ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन की बात करेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें रॉकफोर्ट चीज में, तो यहां पे हमें याद रखना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा? फर्मेंटेशन बाय ए फंगस। यहां हम किसकी बात करेंगे? फर्मेंटेशन बाय फंगस। यहां हम बात करेंगे फर्मेंटेशन बाय फंगस। रॉकफोर्ट चीज का जो हम बात करेंगे, इसके लिए जो फंगस होती है, फंगस का नाम हमें ध्यान रखना है, दैट इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। चीज इज रॉकफोर्ट चीज और फंगस का नाम क्या होगा? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चाहे ये नाम आपके पास बुक में नहीं है, पर हमें याद रखना है, क्योंकि फंगस हम पेनिसिलियम के बारे में वैसे भी बहुत डिटेल में बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह में, या फिर इसी चैप्टर में पेनिसिलियम की डिस्कवरी भी पढ़ेंगे। तो फंगस का नाम हमें थोड़ा सा याद रखना है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। अब एक चीज और देखनी है कि ये जो चीज होती है, बेसिकली अपीयरेंस अगर आप देखोगे तो कई बार जो आप चीज देखते हो उसमें आपको ग्रीन या ब्लैक काफी पार्ट दिखाई देता है, तो वो रॉकफोर्टी चीज की हम बात कर रहे हैं। रॉकफोर्टी चीज की इस फंगस की वजह से आपको वहां पे एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? पर्टिकुलर फ्लेवर जो इसका होता है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है।
तो फंगस से हमें फ्लेवर भी ध्यान रखना है। तो यहां हमने चीज की जब बात की है तो दो चीज के बारे में डिस्कस किया है। एक बात की हमने स्विस चीज की, स्विस चीज में बैक्टीरिया होगा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। लार्ज होल्स आपको देखने को पड़ेंगे क्योंकि वहां पे CO2 का प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें रॉकफोर्टे चीज की तो फर्मेंटेशन बाय फंगस। फंगस कौन सी है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टे, और पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कई बार हमसे पूछा जा सकता है, तो फोकस किस पे करेंगे हम यहां से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? पेनिसिलियम, और यहां पे पीछे प्रोपियोनी बैक्टीरियम। तो ये बैक्टीरिया की वजह से, ये फंगस की वजह से, और फंगस की वजह से यहाँ पे आपको पर्टिकुलर फ्लेवर दिखाई देगा। और यहाँ पे गैस की बात जो करेंगे हम वो CO2 की बात कर थ्रू आउट द सिलेबस करते हैं। तो ये हमारे पास एक। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक चीज आपको और देखने को मिलती है, एनसीईआरटी ज्यादा डिटेल में तो मेंशन नहीं करती है, बट कुछ इंफॉर्मेशन और मेंशन की गई है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पर्टिकुलरली कुछ पार्ट्स में हम फिशेस की, सोयाबीन की या फिर बैम्बू शूट्स का भी फर्मेंटेशन करके उनको भी एज ए फूड यूज किया जाता है। तो क्या बात करेंगे हम कि अलग अलग पार्ट्स में उनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखने की जरूरत हमें नहीं है, बट ये याद रखना है फर्मेंटेड फिशेस। फिशेस अब मोस्टली आपको कोस्टल जो रीजन है, कोस्टल एरिया है, वहां पे आपको फिशेस वगैरह देखने को मिलेगी। इसके अलावा सोयाबीन और बैम्बू शूट्स, इनका भी यूज किया जाता है। इनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेंशन नहीं किए गए हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ज्यादा बात हमें नहीं करने की जरूरत है। बस ये याद रखना, ये भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम इनकी भी बात करते हैं। तो हमने जो आज टॉपिक देखा है हमारा, कल हम बात कर रहे थे कि माइक्रोब्स को हमने 6 एस्पेक्ट में डिवाइड किया है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, और माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो यहां पे जो 6 टॉपिक्स हमें पढ़ने थे, उससे पहले हमने माइक्रोब्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर है या किस रेंज के हैं, क्लासिफिकेशन में कहां आ रहे हैं, ये सब कल हमने बात कर ली थी। आज हमने बात की है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट हमने देखा था कर्ड। कर्ड में हमने जो माइक्रोब देखा वो है आपका LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वाला पूरा ग्रुप है। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोकोकस लैक्टिस की बात की हमने। मिल्क को जब सूटेबल टेम्परेचर पे हम रखेंगे तो इनोकुलम या स्टार्टर जब ऐड करेंगे, इनोकुलम या स्टार्टर का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ा सा कर्ड ऐड कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए जैसे एक क्वेश्चन होता है कि कर्ड हमें बनाना है और कर्ड ही हमें ऐड करना है, ठीक है, तो कर्ड कहां से आया होगा? तो इसके लिए पहला सोर्स क्या रहा होगा, आप लोग मुझे बता सकते हैं? एक बार सोचने की कोशिश कीजिएगा कि जब हमें बनाना है तो पहली बार तो हमें ये चाहिए होगा, तो अगर नहीं हो तो हम क्या अल्टरनेट यूज कर सकते हैं? क्योंकि हमारे एंसेस्टर कई सालों से वो चीजें यूज करते आ रहे हैं। होगा क्या? मिल्क ग्रो करेगा, LAB की ग्रोथ होगी, LAB की जब ग्रोथ होगी तो होगा क्या? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से मिल्क प्रोटीन जो है वो उसका पार्शियल डाइजेशन होगा, मिल्क कोगुलेट कर जाएगा और कर्ड आपका बन जाएगा। 2 एडवांटेजेस की बात की थी, विटामिन B12 की, और दूसरा हमने बात की थी डिजीज कॉजिंग पैथोजन को हमारे स्टोमक में चेक करता है। फिर हमने ब्रेड की बात की, हीस्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा? सैक्रोबाइसिस सेरेवेसिस, इसको हमने क्या नाम दिया है? बेकर्स यीस्ट। इसकी वजह से पफी अपीयरेंस आपको देखने को मिल रही है। इडली डोसा की बात करें तो फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया की बात करेंगे, पफ्ड आउट अपीयरेंस देखने को मिलेगी जिसकी वजह से CO2 प्रोडक्शन होगा। और टोडी की बात करें तो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है। मित्र सर आप लोगों से पूछते हैं कि आपको फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना आता है क्या? मेरे को आता है सर। तो टोडी की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक होती है, पाम सेप के फर्मेंटेशन से बनती है और एल्कोहलिक ड्रिंक है। फिर चीज की बात की थी हमने, टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट का मतलब
समझाता कि टेक्सचर क्या होता है, फ्लेवर क्या होता है और टेस्ट का क्या मतलब है। बेसिकली टेस्ट में जो हम 5 बेसिक टेस्ट की बात करते हैं उनकी बात की जाएगी, टेक्सचर वो माउथ फील कैसी है आपकी, और फ्लेवर में हम अरोमा को भी इंक्लूड कर देते हैं। 2 तरह की चीज की बात करेंगे, स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज की अगर हम बात करें तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी की बात करेंगे। बैक्टीरिया है, इसकी वजह से लार्ज CO2 प्रोडक्शन होता है और आपको बड़े बड़े होल्स दिखाई देते हैं चीज के अंदर। दूसरा रॉकफोर्ट चीज की अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन होता है फंगस से। फंगस कौन सी है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। इसके अलावा आप फिशेस के लिए, सोयाबीन के लिए और बम्बू शूट्स का भी फर्मेंटेशन कर सकते हैं और इनको भी एज ए फूड यूज किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जो हमने टेबल बनाई थी उसका क्या फायदा हमें मिलता है, क्या एडवांटेज है। तो अगर आप इस टेबल को देखो, हमारे पास टॉपिक्स है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। पहला कर्ड। अब कर्ड में हमने क्या क्या कीवर्ड्स याद किए थे कि एक तो बैक्टीरिया की बात करेंगे, कौन सा बैक्टीरिया? LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूसरा प्रोसेस हमें पता है, प्रोसेस में की हमने डिस्कस किया था कि हमें याद रखना है कि मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है। तो यहां हम क्या बात करेंगे? मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन। दूसरा एडवांटेजेस क्या क्या है, तो कर्ड के एडवांटेज में एक विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B12 की। ठीक है। फिर हम बात करेंगे ब्रेड की, तो ब्रेड में हम क्या बात करेंगे? यहां से हो गया, यहां से क्या क्या याद रखना है कर्ड से? एक तो बैक्टीरिया LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, फिर दूसरा हम बात करेंगे मिल्क के प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन, तीसरा विटामिन B12 और चौथा डिजीज कॉजिंग पैथोजन को स्टोमक में चेक किया जाता है। ऐसे ही ब्रेड की बात करें तो ब्रेड में हम क्या डिस्कस करेंगे? ब्रेड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा? यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, उसको क्या नाम दिया था हमने? बेकर्स यीस्ट, और CO2 प्रोडक्शन की वजह से पफी अपीयरेंस। नेक्स्ट हम बात करें इडली डोसा। इडली डोसा में क्या देखना है हमें कि इडली डोसा में हमें बात करनी है सेम चीज, यहां हमने बैक्टीरिया की, यहां हमने यीस्ट की बात की थी, यहां हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। तो पफी अपीयरेंस के लिए CO2। और टोडी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है। टोडी क्या है? एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है और जो कि पाम सेप के फर्मेंटेशन से बनती है। और लास्ट वन चीज की बात की थी कि अलग अलग चीजेस में आपको फ्लेवर, टेक्सचर और टेस्ट जो होता है वो अलग अलग दिखाई देता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे कौन सा है। 2 चीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि हिंदी वाली बुक में, हिंदी एडिशन जो है, अगर आप में से कोई फॉलो कर रहा है तो वहां पे इसके लिए पनीर वर्ड लिखा गया है, पर पनीर बिल्कुल अलग, एंटायरली डिफरेंट होता है, तो वो चीज नहीं है। तो चीज के लिए जब हम बात करेंगे तो 2 तरह की चीज को हम डिस्कस करेंगे। एक हम देखेंगे आपका स्विस चीज। स्विस चीज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया कौन सा होता है? कौन सा बैक्टीरिया होगा? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। और दूसरा अगर हम बात करें दैट इज आपका रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज में हम बात करेंगे पेनिसिलियम रॉकफोर्टी की वजह से पर्टिकुलर फंगस है जो पर्टिकुलर फ्लेवर देगा, और यहां बैक्टीरिया की वजह से आपको लार्ज होल्स दिखाई देंगे। तो ओवरऑल हमने ये बात की है आपके फर्स्ट एस्पेक्ट के माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे, और ये जो हमारा अभी तक का सेगमेंट है इसकी एनसीईआरटी एक बार हम साथ साथ में रीड करते चलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो क्या देखेंगे हम? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट।